अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोग्राम सॉल्व के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। प्रोग्राम प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा किसी भी मसले को सॉल्व करने का जो अप्रोच होती है उसको सॉल्विंग टेक्निक्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम 3 टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हैं। उसमें प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताई जाती हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम उसको लिखते हैं और जिन इंस्ट्रक्शंस में हम उसको लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम जो है जो शख्स जो है वो प्रोग्राम को लिखता है उसको प्रोग्रामर का नाम दिया गया है। एडवांटेज इसका ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे बहुत सी चीज़ों को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो उसको समझना हमारे लिए आसान होता है। रिपीट कर सकते हैं किसी भी टास्क को। प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को और इसको डिस्प्ले किया जा सकता है डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। प्रोग्राम्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ करने के लिए। उसके लिए प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी चीज़ को लिखने का, उसको एल्गोरिथम का नाम दिया गया है। एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है कि सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को और उस प्रोसेसेस को हैंडल करने में हमारी मदद करता है। इसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। सूडो कोड होता है सिंपलर जो कोड की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आए इंग्लिश राइटिंग, उसको हम सूडो कोड कहते हैं। प्रॉब्लम को हम ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे सिंपल फॉर्म के अंदर। स्टेप्स को हम आसानी से नंबर कर सकते हैं सीक्वेंस में और इसको डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एम्बिग्युइटी ना हो, इनकम्प्लीट स्टेप ना हो, यानी वो मुकम्मल चीज़ को ज़ाहिर करे। मसलन अगर हम टी बनाने का एल्गोरिथम बना रहे हैं तो अगर हम उसमें पानी का अगर जिक्र करते हैं तो पानी हमने कितना लेना है ये भी बताया जाए। हमने जो है जो स्पून है कितने टेबल स्पून या कितने टीस्पून हमने उसमें जो है पत्ती है वो ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे। दूध कितना डालना है तो इससे क्या होता है कि हमारे पास वो प्रॉपरली डिफ़ाइंड होगा। ये जो उसमें इन्फिनिटी आ जाएगी जिसमें पता नहीं होगा कि कितना मिकदार लेनी है तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टेप नहीं है। लॉजिक डिज़ाइन है जो कि हम सोचते हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर कोडिंग होती है ताकि हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कैलकुलेटर है उसकी जो नंबरिंग है 7, 8, 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये इसका डिज़ाइन है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं 7 + 2 वो 9 डिस्प्ले करता है तो ये कोडिंग के ज़रिए से हुआ। एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दी हुई स्टार्ट किया है इनपुट ए इनपुट बी, टोटल किया हुआ A+B और डिस्प्ले कर दिया टोटल और एंड। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसीजर है इसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि हमने एक एल्गोरिथम बनाना है जिसमें रेडियस लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट रेडियस करेंगे इन आर के अंदर, आर रेडियस के लिए जाहिर कर रहा है। फिर एरिया लेंगे 3.14 पाई की वैल्यू होती है, आर इंटू आर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एरिया को और एंड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने दिया हुआ है एल्गोरिथम कि हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे एवरेज स्पीड वी के अंदर, इनपुट करेंगे टाइम टी के अंदर, एस आ जाएगा v इंटू टी कि v को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसकी स्पीड हमारे पास आ जाएगी। फिर आ जाता है प्रिंट करेंगे s को और एंड कर देंगे। तो ये इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं। इसी तरह से 0 दिया हुआ है, n0 दिया हुआ है, रिपीट करेंगे 5 और 6 को जब तक n की वैल्यू 50 से कम नहीं हो जाती। सम आ जाएगा सम प्लस n, n में सम की वैल्यू ऐड कर देंगे, n आ जाएगा n+1, n में 1 ऐड कर देंगे और प्रिंट कर देंगे सम की वैल्यू और एंड कर देंगे। तो ये इसके फ़ायदे हैं, कम्प्लेक्सिटी को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसको फ्लेक्सिबल करता है, इंक्रीज़ करता है, हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है, अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होती है। इस चीज़ को हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो का मतलब होता है डायरेक्शन, किस सिमत में वो जा रहा है। चार्ट बनता है ग्राफिकल। तो फ्लो चार्ट क्या है? कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का जिसके अंदर हम 2 वर्ड्स को कंबाइन करते हैं।
ठीक है, फ्लो और चार्ट। चार्ट के अंदर डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, एल्गोरिथम के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फ्लो चार्ट हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल फॉर्म में। फ्लो चार्ट यूज़ होता है ताकि हम उसको शो कर सकें। फ्लो चार्ट इस्तेमाल होता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम, उसके फ़्लो को देख सकें। फ्लो चार्ट हमारे लॉजिक को इम्प्रूव करता है और इसको हम आसानी से रिव्यू कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब भी हमने इनपुट लेंगे तो इस फॉर्म में पैरेललोग्राम में हम लेते हैं और आउटपुट भी हमारा इसी फॉर्म में होगा, यानी जो चीज़ इनपुट होगी और जो हमारा रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म में होगा। जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होंगे, प्रोसेस हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में यूज़ होता है। रेक्टेंगल सिंबल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। जब हमने कोई सिलेक्शन करनी है तो डायमंड सिंबल यूज़ होता है, जैसे n इज़ ग्रेटर देन n इज़ लेस देन। जब भी हमने स्टार्ट और एंड करना है तो हमारे पास ओवल शेप आ जाती हैं। फ्लो लाइंस हमारी लाइंस की डायरेक्शंस यानी उसके डायसिम्थ को जाहिर करती हैं। और जब दो वैल्यूज़ को आपस में मिलाती हैं तो ये कनेक्टर यूज़ होता है। जब हमने कोई फंक्शन कॉल करना है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। प्रिपरेशन, ये सिंबल यूज़ होता है कि जब आप इसको लूप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्टार्ट या स्टॉप ऑफ द लूप आ रही है तो उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, गाइडलाइंस हैं कि इसकी डायरेक्शन हमेशा या तो लेफ़्ट टू राइट होती है या टॉप टू बॉटम होती हैं। एक ही इसका एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। ये हमारी कंडीशन में आ जाता है। ट्रू होती है तो इधर आ गया, फॉल्स है तो इधर आ गया। दोनों सूरतों में एक ही उसकी एग्जिट होगी। तो ये एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो हमने ऊपर बनाया था। स्टार्ट किया, इनपुट ए बी, सम किया दो वैल्यूज़ को a प्लस बी और डिस्प्ले कर दिया सम को, एंड कर दिया वैल्यूज़ को। इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। स्टार्ट किया, मार्क्स लिए, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई तो ये हमारा वो डायमंड शेप आ गई। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो यस आ गया और डिस्प्ले कर देगा पास, और अगर ये लेस देन 40 है तो नो में जाएगा, डिस्प्ले कर देगा फेल। दोनों सूरतों में यहाँ पे आएगा, ये वो कनेक्टर है जो उसको मिलाएगा और एग्जिट पॉइंट उसका एक कर देगा, एंड हो जाएगा। ये लूप है के लिए यूज़ हुआ हुआ है। स्टार्ट किया है, सम की वैल्यू 0 है, n की 0 है, n+1, n में इंक्रीमेंट कर रहा है, सम में n की वैल्यू को ऐड कर रहा है। जब तक n की वैल्यू 50 नहीं हो जाती तो वो क्या करेगा, नो वापस ऊपर आ जाएगा। जब तक ये 50 नहीं होती, ये इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये चलता जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और 50 तक ये वाला प्रोसेस कम्प्लीटली रिपीट होता जाएगा। जब ये 50 आ जाएगा वो यस हो जाएगी और प्रिंट कर देगा सम जो भी हमारे पास आएगा। तो ये इसका आगे कंपैरिजन है कि जो हमारे वो स्टैंडर्ड सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फ्लो चार्ट में, जबकि एल्गोरिथम में इंग्लिश यूज़ होती है राइटिंग एंड एल्गोरिथम लिखने के लिए। फ्लो चार्ट टाइम कंज्यूमिंग है, एल्गोरिथम हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। फ्लो चार्ट को डिफ़िकल्ट है मॉडिफाई करना, एल्गोरिथम को मॉडिफाई करना आसान होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट में, जबकि एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस है जो कि हमने पढ़ना है सेकंड नंबर लेक्चर नंबर 2 के अंदर। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने कैसे किसी भी चीज़ को लेकर चलना है। किसी भी जब भी हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसको डेवलप करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके स्टेजेस होती हैं। तो प्रोग्राम जो है जब भी डेवलप किया जाता है तो उसकी नीचे दी हुई स्ट्रेटजीज हैं। डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले हमें पता हो कि हमने बनाना क्या है, हमें प्रॉब्लम का पूरा पता हो, यानी हमें उस प्रोसीजर या उस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात हो कि इसको बनाना कैसे है। उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रोडक्ट है, उसको एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए कौन सी बेहतर चीज़ें हैं। नंबर 2 पे आता है डिज़ाइनिंग एंड एल्गोरिथम। जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब हमने उसको मुकम्मल करना है। तो मुकम्मल करने के लिए हमें क्या करता है, उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कौन कौन सी चीज़ें हमने उसमें इस्तेमाल करनी है, उन चीज़ों को किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है। तो उसके हम एक प्रोसीजर, एक लाइन बना देते हैं कि इस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। कोडिंग या राइटिंग करना प्रोग्राम, कि कोडिंग करना या उसका प्रोग्राम लिखना। फिर
टेस्टिंग, उसको चेक करना कि ये सही तरह से काम कर भी रहा है कि नहीं, और फिर उसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है ताकि उसके बारे में एक यूज़र मैनुअल जो सा होता है या यूज़र गाइड जो हमें मिलती है जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, इससे यहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स बता रही होती हैं कि ये हमने कैसे करना है। डिफाइनिंग एन एल्गोरिथम, सबसे पहला स्टेप आ जाता है डिफाइनिंग एन एल्गोरिथम। इस स्टेप में क्या करता है प्रोग्रामर, स्टडी करता है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, इसको हमने कैसे लेके चलना है, द वे इन विच द प्रोग्राम डिज़ाइन, के हमने इसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के अंदर हमने इसको तैयार करना है और कौन सी लैंग्वेज इसके लिए बेहतर है, और फिर कौन सी डिज़ायर आउटपुट इसकी हमें मिलनी चाहिए। फिर आ जाता है एल्गोरिथम डिज़ाइन करना। एल्गोरिथम हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो हमने पीछे पढ़ा, ये क्या करते हैं हम प्रोग्राम की कोडिंग से पहले या उसको बनाने से पहले इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने कैसे इसको लेकर चलना है। कोडिंग या प्रोग्राम लिखना, इसमें हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसको हम प्रोग्राम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका प्रोग्राम बनाते हैं। जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम सैम्पल डाटा दे के उसको चेक करते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना। जिस तरह आप कुकिंग के अंदर अपनी डिश तैयार करने के बाद उसको चखते हो कि इसका जायका, इसके नमक मिर्च ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। मसलन हमने कैलकुलेटर बनाया है तो कैलकुलेटर को हम चेक करेंगे कि 7 × 2 के बाद वो 14 ही दे रहा है या 9 दे रहा है। अगर तो वो 9 दे रहा है इसका मतलब हमारी कोडिंग में कोई गड़बड़ है, हम उसको चेक करेंगे। अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते 14 आंसर आ जाता है तो इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। इस तरह हर एक फंक्शन को चेक करना होता है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि इसके अंदर हमने कैसे काम करना है। यूज़र की गाइड एक आप कह सकते हैं, जो यूज़र मैनुअल, हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लाते हैं तो हमें एक गाइड मिलती है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर तैयार करके देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, तो एक यूज़र गाइड देते हैं डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेज होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए से हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शुरू में लैंग्वेज कोई नहीं थी तो इशारों से बात की जाती थी। जब लैंग्वेज दरियाफ्त हुई तो लैंग्वेज के ज़रिए से हम बात करते हैं। अगर हम किसी मुल्क में चले जाएं जहाँ पे हम ज़ुबान समझ नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तब भी हम इशारों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज होता है अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़, अपने बात को दूसरों तक पहुँचाना। अब कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को नहीं समझता और हम जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझते। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और उसके अंदर जो कोड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू राइट ए प्रोग्राम। या किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मुख्तलिफ काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इनका लिखने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट होता है। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं जिसके ज़रिए से हम सिर्फ ख़ास काम कर सकते हैं, यानी बिज़नेस प्रोग्राम या साइंटिफिक, और कुछ होती हैं जो कि मुख्तलिफ गेम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि दो चीज़ें थी, एक कंप्यूटर था और एक इंसान था, तो इस लिहाज से लैंग्वेज इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के करीब है। मशीन के करीब का मतलब है बाइनरी फॉर्म, मैथमेटिक्स की टर्म है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। इसी तरह से यहाँ पे अभी जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। अब इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे आप कोई भी बिजली से चलने वाली चीज़ लो तो उसकी हमेशा दो स्टेट्स होती हैं, या तो वो स्विच ऑन होता है या फिर वो स्विच ऑफ होता है। जब हम ऑन करते हैं तो इसको 1 से ज़ाहिर किया जाता है, जब हम ऑफ़ करते हैं तो 0 से ज़ाहिर किया जाता है। तो 1 0 को मैथमेटिक्स में बाइनरी कहते हैं, तो कंप्यूटर
जो लैंग्वेज समझता है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो दो हैं, हाई लेवल और लो लेवल। जो मशीन के करीब है वो लो लेवल है और जो इंसानों के करीब है वो हाई लेवल है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मुराद है, क्योंकि इंग्लिश तमाम दुनिया में बोली और समझी जाती है। इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। तो लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के करीब है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हार्डवेयर, और ये इंसानों से दूर होगी। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर लेता है फ़ौरन। इसके अंदर जो प्रोग्राम हम लिखते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज इसकी ज़रूरत होती है। इसमें हमें हार्ड डिस्क का मुकम्मल नॉलेज हो, कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुकम्मल नॉलेज हो, तो फिर हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसमें जो पहली लैंग्वेज आती है उसमें मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। यानी लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्योरली मशीन की लैंग्वेज है, यानी इसमें जो भी हम लिखेंगे, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई हम ओपन कर रहे हैं फाइल, कुछ भी कर रहे हैं, तो 1 प्लस और 0, 1 0 1 0 1 0, इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आप गूगल में सर्च करो अर्ली कंप्यूटर्स, तो जो उसमें डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा उसमें 1 0 ही लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के शुरू में हम सिर्फ ये जो मशीन लैंग्वेज है सिर्फ यही यूज़ करते थे। A type of language, ऐसी language in which instructions are written in machine form, binary form, इसको हम machine language का नाम देते हैं। ये एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसी वजह से इसको फंडामेंटल लैंग्वेज भी कहा जाता है कंप्यूटर का। प्रोग्राम जो इसमें लिखे जाते हैं वो सारे के सारे मशीन लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ये एग्जीक्यूट होते हैं तेज़ी से, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको फ़ौरन समझ लेता है, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जिस तरह इलाकाई ज़ुबान, जैसे पंजाबी है पंजाब पे डिपेंड करती है, सिंधी है सिंध पे डिपेंड करती है, इस तरह ये जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, ये उस मशीन पर डिपेंड करती है जिसमें हमने काम किया। मसलन अगर आप डेल में काम कर रहे हो और अपना कोड आप लेके जाते हो IBM के PC पे, तो ये उस पर नहीं चलेगी, क्योंकि दो डिफरेंट मशीन्स होंगी, तो ये उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी और इसी वजह से फिर हम ये काम नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज है ये मशीन पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है और हर मशीन उसी को फॉलो कर रही होती है। जब भी हम इसको एक मशीन से दूसरी मशीन पे लेके जाते हैं तो मुश्किल होता है इसको समझना, इसके अंदर कोडिंग करना और इसमें मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरे नंबर पे आते इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। जो है पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की, उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है। असेंबली लैंग्वेज हमारा लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक स्टेप मशीन से हायर है, क्योंकि इसमें नेमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेमोनिक्स हम कहते हैं ऐसे सिंबल्स के फॉर्म में, जैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब का सिंबल यूज़ होता है, ऐड करना है तो एडिशन के लिए ऐड का सिंबल यूज़ होता है। इस तरह ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है जो कि एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी सिंबल्स हैं वो हम जो है वो बाइनरी कोड की जगह सिंबल्स को यूज़ करते हैं और इन सिंबल्स को नेमोनिक्स कहा जाता है। जिस तरह साइकोलॉजी में P साइलेंट है, इसी तरह नेमोनिक्स में M साइलेंट है। नेमोनिक्स इसका वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है, लेकिन लिखने में MNEMONICS यूज़ होता है। जैसे सब यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। असेंबली लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज आ जाता है। प्रोग्राम जो इसके अंदर लिखा जाता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसमें लिखना मॉडिफाई करना आसान होता है। इसके लिए असेंबलर चाहिए होता है जो कि इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन के अंदर, और ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास वो लैंग्वेजेस हैं जो कि इंसानों के करीब हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है इंसानों के करीब कौन सी लैंग्वेज है। यहाँ पे मुराद इंग्लिश लैंग्वेज ली गई है, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। तमाम दुनिया में इंग्लिश को बोला और समझा जाने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे उर्दू को ज़्यादा लोग नहीं समझते बोलते आउटसाइड द कंट्री, इस तरह जर्मन को नहीं इतने ज़्यादा लोग समझते, फ्रेंच को नहीं होते, लेकिन जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा यूज़
की जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसानों से क्लोज टू है ह्यूमन लैंग्वेज, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को समझना आसान है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको समझना, उसको लिखना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जैसे इनपुट और प्रिंट, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इनपुट होता है कोई चीज़ देना, प्रिंट होता है किसी चीज़ का प्रिंट लेना, वही यहाँ पे भी कोडिंग में भी समझा जाता है। प्रोग्राम इसमें लिखना आसान होता है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर होता है तरीक़ेकार, एक तरीके को फॉलो करना है, उसी तरीके से आप आगे चल सकते हो, उसके अलावा आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर लैंग्वेज जो है, इसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का मतलब है, इसको हम 3GL कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पहले से डिफाइंड सेट हैं जिसको हमने यूज़ करना है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को इन्हीं सीक्वेंस के अंदर, जिस इंस्ट्रक्शन को जिस सीक्वेंस में हमने लिखा होता है, ये अपने सीक्वेंस को चेंज नहीं करता। यानी जो नंबर 1 है पहले वो चलेगा, नंबर 2 पे जो है वो चलेगा, फिर नंबर 3 पे, फिर नंबर 4 पे, ये सीक्वेंस को फॉलो करता है। फोर्ट्रॉन इसमें फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको कहते हैं। बेसिक है, बिगिनर, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर यूज़ होती है। पास्कल है, ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, फ्रेंच का, फ्रांस में रहने वाला, जिसको ने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई। जो उसने लैंग्वेज बनाई उसी के नाम से उसका नाम पास्कल बन गया। ये साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ होती थी। सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है। डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज के अंदर, ये डेनिस रिची है जिसने बेल लेबोरेटरीज के अंदर, ये डेनिस रिची जिसने बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसको बनाया था 1972 में। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता था, बाद में इसमें चेंजिंग की गई और इसको फ्रेंडली बनाया गया दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट हम कहते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो उसको ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, कि ये डाटा और फंक्शन का एक मजमुआ है। डाटा कोई भी चीज़ जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, फंक्शन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी शख्स है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है जो कि रियल वर्ल्ड, जो हमारी हकीकी दुनिया में नज़र आती है, उसको ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सी और जावा, जो कि ऑब्जेक्ट्स पे काम करती हैं। फीचर्स क्या हैं ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, फैसिलिटी करता है, प्रोग्रामर को प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे काम कर सकता है। एंटिटीज़ के अंदर, जैसे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, फीस एक ऑब्जेक्ट है, कोर्सेज एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे जब हम कोडिंग करेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोडिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्लासेस हैं, क्लास होता है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट बीएससी का भी है, बीकॉम का भी है, आईसीएस का भी है, एफए का भी है, आईकॉम का भी है, मास्टर्स का भी है, बीएस का भी है। इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं क्लास में, वो स्टूडेंट क्लास बन जाती है। इसी तरह टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, ये सारी क्लासेस आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस की बुनियाद पे हम उसको बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू डिज़ाइन ए क्लास, क्लास बनाने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फंक्शंस इसमें अंदर कंबाइन होते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं वही हमें यहाँ पे मिलती हैं। जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हमें क्या मिलता है, थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनकी काम करने की सलाहियत होती है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के हमारे पास डाटा और फंक्शंस आ जाते हैं, यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंक्शन जो हैं वो हम डाटा के अंदर ले आते हैं, और जो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी बन जाती हैं। तो ये रियल वर्ल्ड मॉडल है। रीयूजेबिलिटी, कि हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कोड को हम मल्टीपल टाइम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि हम किसी भी मालूमात को यहाँ पे हाइड कर देते हैं, इसको हम इनकैप्सुलेशन कह देते हैं। ये अगर आपने कोई कैप्सूल देखा हो तो उसमें आप देखते हो कि मेडिसिन जो सी होती है उस कवर के अंदर होती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हमने अपनी मालूमात को हाइड कर दिया, एक कैप्सूल के अंदर सेव कर दिया।
पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है टू बिहेव इन ए मल्टीपल वे, कि जिस तरह का माहौल उसी तरह का बिहेव। मसलन जब आप घर में होते हो तो आप एज ए चाइल्ड बिहेव कर रहे हो, जब आप बाज़ार जाते हो तो एज ए कस्टमर बिहेव कर रहे हो, जब आप कॉलेज में आ गए तो एज ए स्टूडेंट बिहेव कर रहे हो, जब आपने स्टडी कंप्लीट करके किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हो तो एज ए एम्प्लॉय बिहेव कर रहे हो। तो इसी तरह से आपका नेचर एनवायरनमेंट के लिहाज से बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। आप पाकिस्तान में हो तो आप शहरी हो, जब आप पाकिस्तान से बाहर हो गए तो आप फॉरेनर बन गए। तो ये चीज़ हमारी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है कि एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में C++ आ जाता है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जावा है जो कि इसके अंदर यूज़ की जाती है। फिर आती है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज वो होती है जिसमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। इसमें ये तो बताया जाता है व्हाट टू डू, लेकिन ये नहीं बताया जाता हाउ टू डू, कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। ये उसकी अपनी मर्जी है कि कैसे उस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है जिसको हम 4th जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। F4GL से इसको ज़ाहिर किया जाता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू, ये नहीं बताते हाउ टू डू। व्हाट टू डू बताते हैं, हाउ टू डू नहीं बताते, कैसे करना है नहीं बताते, क्या करना है ये बता देते हैं। तो जितनी भी डेटाबेस की लैंग्वेजेस हैं वो हमारी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। इसमें SQL आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है डेटाबेस की, जो डेटाबेस से डाटा को फेच करके हमें देती है। आप सब ने गूगल को यूज़ किया होगा, गूगल पे सर्चिंग की होगी। जो सर्च बार पे आप लिखते हो और सर्च बटन क्लिक करते हो तो सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद जो कोड चलता है वो कोड हमारा डेटाबेस से डाटा को फेच करता है, वो हमारा SQL कोड है। फिर आती है RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम काउंट जनरेटर है, जो कि रिपोर्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारी नॉन प्रोसीजर है। 1960s में IBM कंपनी ने इसको यूज़ किया था रिपोर्ट्स बनाने के लिए। प्रोसीजर जो लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू और हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे, जबकि नॉन प्रोसीजर बताती है सिर्फ क्या करना है, कैसे करना नहीं बताती। जो आपके प्रोसीजर हैं इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जबकि नॉन प्रोसीजर ईजी है। प्रोसीजर लैंग्वेज को डिबग करना यानी उसमें को एरर्स को रिमूव करना या उसको ढूंढना मुश्किल होता है, नॉन प्रोसीजर में ईजी होता है। प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर हमें ज़्यादा जो हैं इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, जबकि नॉन प्रोसीजर में फ्यू इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम काम कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो है प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स इसको इस्तेमाल करते हैं नॉन प्रोसीजर को, प्रोसीजर लैंग्वेजेस को, जबकि नॉन प्रोसीजर को कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपने भी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के तौर पे आप सर्चिंग की है। ये फाइल ओरिएंटेड होती है प्रोसीजर, जबकि नॉन प्रोसीजर ये डेटाबेस के ऊपर काम करती हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज जो है वो हमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ देती है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो हैं हमें कम प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं। इसी तरह हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंस है कि हाई लेवल लैंग्वेज आसान है, लो लेवल मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के करीब है, लो लेवल इंसानों से दूर होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर चाहिए होता है, लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो स्लो है एग्जीक्यूशन, लो लेवल के एग्जीक्यूशन फास्ट हैं। लो लेवल में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर चाहिए होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर लेवल पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। लो लेवल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर लेवल का प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी ऐसा प्रोग्राम जो सिस्टम को चलाने में मदद करता है वो हम लो में बना सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर नॉलेज नहीं चाहिए होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के हार्डवेयर लैंग्वेज जो नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जबकि और इसके अलावा इसमें है कि ये लैंग्वेजेस जो है वो नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर प्रोग्राम्स लिखने के लिए। फिर है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हम यूज़ करते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो कि 5th जनरेशन लैंग्वेज है उसको नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है और ये उसको कन्वर्ट करता है। कोड की बात करें, 2 किस्म के कोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 सोर्स कोड है। ऐसा कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। आप कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे वो सोर्स कोड कहलाता है। इसको समझना कंप्यूटर के लिए मुश्किल होता है, इस वजह से इसको कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड होता है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है या जो ट्रांसलेट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं।
तो सोर्स कोड हमारा असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड हमारा मशीन फॉर्म में होता है। सोर्स कोड को समझना आसान होता है, ऑब्जेक्ट कोड को समझना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 10 लिखा होता है। सोर्स कोड मॉडिफाई करना आसान होता है, ऑब्जेक्ट कोड में मॉडिफिकेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। सोर्स कोड में जो है चंद एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर को कहते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में। ट्रांसलेटर्स हमारे दो किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है कंपाइलर, जो कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एज ए होल इकट्ठा ट्रांसलेट कर देता है मशीन में। कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन जो कि हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, इसको वो कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल, पूरा का पूरा। जो कंपाइलर है इसके अंदर कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को, ये चेक करता है स्टेटमेंट को तमाम सोर्स प्रोग्राम की, और उसमें अगर कोई एरर होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। कंपाइलर सिंटैक्स एरर, यानी उसको लिखने में जो गलती की गई है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, एरर कहते हैं। सिंटैक्स होता है वो तरीक़ेकार जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, टेंसेस को देखते हो कि हमने कैसे उसको लिखना है, किस तरह से हमने उसको लेकर चलना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में भी कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनको हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। अगर हम उस रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर और उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है। कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट नहीं करेगा ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर मौजूद होगा। दूसरा, जिसका कंपाइलर होगा उसी को वो ट्रांसलेट करता है। अगर वो सी का कंपाइलर है तो उसको ट्रांसलेट करता है, और अगर वो जावा का कंपाइलर है तो उसको करता है। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम एट ए वन टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को। मसलन आपने सिर्फ एक ही काम करना है एक वक्त में, उसके बाद आप दूसरे काम के ऊपर जाओगे। एक काम कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा। मसलन हमने कहा था कि इनपुट ए एंड बी, ऐड ए एंड बी एंड डिस्प्ले सम। अब उसने सबसे पहले इनपुट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर वो आपसे अगली कमांड लेगा। आपने कहा उन दोनों को ऐड करना है, उन दोनों को ऐड करके रुक जाएगा। फिर अगली कमांड लेगा, आपने कहा उसको प्रिंट करना है, उसको प्रिंट करके रुक जाएगा। और फिर आपने अगली कमांड देनी है, एंड करना है, ख़त्म करना है, फिर उसको वो ख़त्म कर देगा। तो ये इसमें तरीक़ेकार है इंटरप्रेटर जो है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम एट वन टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है बिफोर ट्रांसलेटिंग दी नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो इंटरप्रेटर अपनी वर्किंग को रोक देता है। एडवांटेज इंटरप्रेटर का कंपाइलर पे ये है कि इंटरप्रेटर हमें एरर फ़ौरन दे देता है, जहाँ एरर आता है वहीं पे ये रुक जाता है, प्रोग्राम उसको करेक्ट करता है, फिर आगे चला जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, जिसकी वजह से हर दफ़ा हमें इसको ट्रांसलेट करने की प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। विजुअल बेसिक के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज थी, मशीन से एक स्टेप हायर थी, उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन। कंपाइलर अभी बड़ा पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को एक दफ़ा और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है बार बार। इंटरप्रेटर हर दफ़ा उसको कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर की एग्जीक्यूशन फास्ट है, इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन स्लो है। कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर जनरेट करता है पूरा का पूरा कोड देखने के बाद, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन का सिंटैक्स एरर देता है, नेक्स्ट लाइन में एरर है तो इंटरप्रेटर को नहीं पता होता। ऑब्जेक्ट कोड है, सोर्स प्रोग्राम है। प्रोग्राम जो है वो हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामर्स इसको लिखता है, जैसे सी है, सी लैंग्वेज है। प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसके लिए उसको लिखा जाएगा। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है।
प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की बात करें तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है सबसे पहले। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम स्मॉल यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन जाते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम है उसको जब कॉल किया जाता है फिर वो काम करता है। इसके 3 होते हैं, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, आइटरेटिव। सीक्वेंस में ये होता है कि जिस सीक्वेंस में हमने उसको लिखा उसी सीक्वेंस में वो चलता है। जैसे यहाँ पे ज़ाहिर है ये हमने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट नंबर 1, पहले ये एग्जीक्यूट होगी, जब तक ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी वो नेक्स्ट में नहीं जाएगा। फिर स्टेटमेंट नंबर 2, फिर 3, यानी तमाम स्टेटमेंट सिर्फ एक ही दफ़ा चलेंगी और एक ही तरफ दफ़ा एग्जीक्यूट होकर वो ख़त्म हो जाएंगी। इसमें से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसको वो छोड़ दें। तो ये हमारी होती है सीक्वेंस। कंडीशनल में क्या होता है, हमने कंडीशन लगा दी। जैसे हमने कहा अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप वोट कास्ट कर सकते हो, अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो आप पास हो, अदरवाइज़ आप फेल हो। तो ये जब कंडीशनल आ जाती है तो कंडीशन स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे हमने पास और फेल डिस्प्ले करना है, कंडीशन ट्रू होगी, हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पास आ जाएंगी, फॉल्स है तो स्टेटमेंट जो है वो फेल आ जाएगा। इसका हमने एक फ्लो चार्ट किया था। आइटरेटिव में होता है रिपीट करना, लूप इसको हम कहते हैं, बार बार। जैसे उसमें कहा था कि रिपीट 4, 5 और 6 जब तक वो n 50 नहीं हो जाता, तो ये हमारी रेपिटेशन होती है। एग्जीक्यूट्स करता है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रेपिडेटली, बार बार, जब तक हमारी वो कंडीशन ट्रू रहती है वो चलता रहता है। जहाँ कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एग्जीक्यूट करना छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा जब तक n की वैल्यू 50 नहीं होती तो वो क्या करता है, रिपीट 4 और 5। जो 4 और 5 था उसमें क्या था, n को 0 करना और सम में n की वैल्यू ऐड करना, n को इंक्रीमेंट करना और सम में n की वैल्यू ऐड करना, वो उसमें ऐड होता जाएगा। फॉल्स होगा तो वो आके उसको डिस्प्ले कर देगा। इसको हम कहते हैं रेपिटेटिव, बार बार। फंक्शन कॉल में किस जिस तरह से होता है, स्टेटमेंट है वो आती है फंक्शन के पास, फंक्शन कॉल होता है, एग्जीक्यूट करता है, वो वापस फंक्शन में जाता है, स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाती है। रीयूजेबिलिटी इसका फ़ायदा है, कोडिंग इसमें आसान हो जाती है और इसको हम मॉडिफाई करना हमारे लिए आसान होता है, इसको मेंटेन करना हम आसान से इसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने इस्तेमाल करनी है उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। जैसे कोई भी नाम है, पर्सन है, उसका नाम, एज और हाइट इसमें आ जाएगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ या फंक्शन है वो क्या है कि वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो खा सकता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इवेंट में होता है जैसे माउस का बटन हमने क्लिक किया तो ये क्लिक इवेंट हो गया, हमने कीबोर्ड से टाइप किया तो ये टाइप इवेंट हो गया, हमने माउस को मूव किया तो ये माउस का मूव इवेंट हो गया, हमने डिलीट कर दिया तो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। जैसे हमने कोई भी चीज़ की तो वो काम करेगा, तो ये इवेंट्स के ऊपर काम करता है। विजुअल प्रोग्रामिंग आपका वो होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो विंडोज़ हैं, मेनूज, बटन्स वगैरह हमें नज़र आते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, उसको विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग इजी है, आसान है इसमें काम करना, जबकि इसमें डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इन्वायरमेंट के लिहाज से इसके जो मेमोरी है ये ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें हमें ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर चाहिए होता है और कंप्यूटर हमारा फास्ट होगा तो ये बेहतर काम करता है, अदरवाइज ये स्लो हो जाता है। तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर 1 था, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें क्लियर समझ नज़र नहीं आ रहा तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।